महाराष्ट्र, बिहार, थोड़ा सा हरियाणा, थोड़ा सा कर्नाटक में जो नुकसान हो रहा है वो उड़ीसा, कर्नाटक में नहीं, सॉरी हाँ राजस्थान में, वो उड़ीसा, बंगाल, थोड़ा सा केरल से और उड़ीसा से मेकअप हो जा रहा है। ठीक है, अब जैसे एक नारा था कि 400 पार 400 पार, तो आप कह रहे हो कि वह नहीं, पिछले साल जैसा 350, 335, 40 के आसपास या 300 पार उसको आप कह लीजिए, वो वाली स्थिति बन रही है। एकदम क्लियर कट आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जो बॉटम लाइन है वो रेप्लिका है 2019 का, और मैं कोई अपर लिमिट नहीं दे रहा हूं। अपर लिमिट में आपको दो वेरिएबल जोड़ने होंगे, एक संगठन की ताकत, ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंस, और दूसरा जो है लीडरशिप फैक्टर। ब्रांड मोदी जो 14 और 19 में था, महाराष्ट्र को छोड़ के हर जगह ब्रांड मोदी का वही इंपैक्ट है। इवन आप बिहार वगैरह में देख ले, जहां पे सीटें एक आध जगह कैंडिडेट दूसरी पार्टी को वोट देने का मन, वो ब्रांड मोदी से नहीं है। और इसके बाद मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूं, जो पॉलिसी डायरेक्शन की बात हो रही है, उसमें मैं मनीष जी से बिल्कुल एग्री करता हूं कि 1990 के बाद पहली बार हुआ है कि कल्चरल पॉलिटिक्स में तो डाइवर्जेंस होता था, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी में लगभग एक नियर यूनानिमिटी थी। देवेगौड़ा जी की सरकार में भी जब सीपीआई और सीपीएम पार्टनर थे, उस समय भी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है बहुत चेंज नहीं हुआ था। पहली बार आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी में बिल्कुल एक डाइवर्जेंस क्रिएट, डेलिबरेट डाइवर्जेंस किया गया। उसका कारण यह है कि लेफ्ट के सारे जो एनर्जेटिक फोर्स है वो अब कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे लैंड कर रहे हैं, वो सीपीआई और सीपीएम में नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे वो एक डाइवर्जेंस डेलिबरेट है, और इसके कारण आप देखिए कि मुझे बिल्कुल लगता है जिस तरह का मैंडेट आ रहा है जो एक्सपेक्टेड है, उसमें बीजेपी की प्रो रिफॉर्म जर्नी और ज्यादा स्ट्रांग होगी, और ये पीएम के स्पीच में दिख रहा है। सज्जन, अब सज्जन एक मिनट सज्जन, अब मैं चाहता हूं कि हमारे जो मेहमान हैं, अगर इनके मन में किसी के मन में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सज्जन जी से डायरेक्ट पूछिए, मैं बीच में नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ एक्चुअली कि एक ये नैरेटिव भी बन रहा है जिसमें कि जो मतदान का परसेंटेज है वो कम है। उसका क्या मतलब है? हाँ, तो उसको वो कैसे सज्जन इंटरप्रेट करते हैं, वो मैं क्या वो फेवर करेगा बीजेपी को या अगेंस्ट जाएगा, उसका रीजन क्या है? ठीक, एक साथ क्वेश्चन ले लें, और मनीष जी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। मेरा थोड़ा मैथ का क्वेश्चन है कि अगर पिछली बार 42 सीटें जो है वो 3% गैप से बीजेपी जीती थी, तो अगर एब्सेंस कोई बड़ा इमोटिव इशू, क्या पॉजिटिव डेल्टा है? एक तो क्वेश्चन ये ऑफ कोर्स, अगर कंसोलिडेशन या एंटी इनकम्बेंसी या फटीग, इनमें से कोई भी फैक्टर इस 3% के लिए बेसिकली 1.5% का स्विंग चाहिए, तो विच इज वाई इतना आसान था 290, वो कैन दिस बी अ मीडियन केस ऑफ 260 270? ठीक, सज्जन जी दो सवाल, कम वोट परसेंटेज का क्या मतलब, और अगर 3% का 1.5-2% का भी स्विंग हो गया किसी इमोटिव इशू पे, तो फिर गाड़ी एकदम बदल जाएगी, बताइए। अभय सर का क्वेश्चन मैं एक बार स्लिप कर गया, उन्होंने कुछ पूछा था। वोटिंग परसेंटेज जो कम हो रहा है उसका क्या मतलब? जी, तो सबसे पहले देखिए, पहला तो है कि वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है उसमें जो 3 to 5% का जो वेरिएशन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आ रही है, उसमें आप देखिए वो जीरो सम गेम है। वो एक तो कॉम्प्लेसेंसी के कारण बीजेपी के भी कोर सपोर्ट बेस ने उसको कंट्रीब्यूट किया उस डिप में। दूसरा इक्वली हमने देखा, और जिस बात को पार्शियली जो एंग्जाइटी है वो इसलिए कि पार्शियली आप ये तो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि 400 का जो नारा था वो फटीक से हो या कॉम्प्लेसेंसी से हो, वो एक सर्टेन जो परसेंटेज है खासकर मिडिल क्लास का, वो वोट देने नहीं गया। टियर 2 टियर 3 हर टाउन्स में देख लें। लेकिन दूसरी यह है कि हमने इक्वली पाया कि अपोजिशन में भी पहले जो 3 फेज हैं, अपोजिशन के भी जो लोग हैं वो वोट में उनका भी कंट्रीब्यूशन है डिपिंग में, क्योंकि उनके अंदर क्या है कि आप कुछ भी कर लो, यही पार्टी और यही दे आर गोइंग टू रिटर्न। अब उसमें आप वो चाहे आप ईवीएम थियरी को एट्रीब्यूट करें, चाहे आप ईडी और सेंट्रल एजेंसी को एट्रीब्यूट करें अपने सुविधा की नजर से, या आप ये कहें कि साहब अपोजिशन वीक हो गया है रिसोर्स के मामले में, लेकिन जो 3 to 5% का जो डिप है ये दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट हो रहा है। तीसरा वेरिएबल जो लोग नहीं ले रहे हैं सीरियसली, इंडिया के अलावे बाकी कंट्रीज में भी इलेक्टोरल एक्सरसाइज हो रही है, और जो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है उसमें डिपिंग की खबर आ रही है, इसलिए जो हीट वेव है उसको एक पार्शियल वेरिएबल की तरह हर जगह एट्रीब्यूट किया। ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, बाकी जगह भी है। ये है। चौथी बात, आप ये जरूर देख लीजिए कि भाई ये जो बात चल रही है कि 3% के गैप से 40 to 45 सीट्स का जो मार्जिन है वो क्या इंपैक्टेड होगा, तो ये एवरेज जो है हमें जो मैक्रो पिक्चर है
उसका जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है वो आपको स्टेट स्पेसिफिक वे में जाना होगा। कि आप देखेंगे कि यूजुअली जो कॉमन विजडम होता था वो ये होता था कि अगर लो वोटर टर्नआउट हो रहा है तो वो प्रो इनकम्बेंसी है, इनकम्बेंट के फेवर में है। लेकिन अभी की स्थिति में उस चीज को आप नहीं मान रहे हैं। कारण यह है कि जिस तरह का एंटिसिपेशन था ब्रांड मोदी का, जिस तरह का पोस्ट राम टेम्पल कॉन्सिक्रेशन, जिस तरह का एक्सपेक्टेशन था, और 400 बाद के बाद जो एक हाइप क्रिएट किया गया था, उसके रेफरेंस में जो आपको करेंट जो पार्टिसिपेशन हो या जो एम्बियंस हो, वो आपको फैसिनेटिंग नहीं लग रहा है और उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वो नीचे जा रहा है। सवाल यह है कि अगर आप देखें इस बार, तो महाराष्ट्र में जो है वोटर परसेंटेज जो है कम हुआ है, ठीक है। और वो कम जो हुआ है उसमें एक जेनरिक कम ये हुआ है कि शिवसेना का वोटर जो है उसकी सिंपैथी उद्धव के साथ है, लेकिन वो क्लियर नहीं है कि वो कहां पे जाए, क्योंकि कांग्रेस के साथ अलायंस भी है। उसी तरीके से बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखिए, सिंपैथी शरद पवार के साथ है, लेकिन जो डोर टू डोर कनेक्ट है वो अजीत पवार के साथ है। तो इस तरीके से इस कंफ्यूजन में पिछली बार बहुत ज्यादा वोटिंग परसेंटेज, एक जो थर्ड वेरिएबल है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 3% को आप ब्रेक करके स्टेट पे देखें, वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी 14 सीटों पे 1 से 1.5 लाख वोट पा रहा था, और उसमें जो बुद्धिस्ट महार दलित हैं, 16% दलित में 7% बुद्धिस्ट महार हैं, उन्होंने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था कि हमारी एक पार्टी है, डिक्लाइन हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है कि उनको बीजेपी की बी टीम कहा गया, तो उस वोट पर कुछ अपोजिशन को जा रहा है, लेकिन बाकी वोट जो है बहुत थोड़ा तो कॉम्प्लेसेंसी इन जेनरिक है, और इसलिए वो 3% का जो बात है, याद रखिए कि वोटिंग परसेंटेज अपने तीसरे टर्म में इनकम्बेंट का पहली बार हो रहा है कि नेहरू के बाद कोई इनकम्बेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर थर्ड मैंडेट मोस्ट श्योरली पाने जा रहा है। तो उसमें जो कॉम्प्लेसेंसी है बहुत ही जेनरिक है, और जो जेनरिक उसमें जो डिक्लाइन हो रहा है वो इसलिए भी हो रहा है कि अपोजिशन कैंप में भी ये कॉम्प्लेसेंसी है कि चाहे आप कुछ कर लें, ये लोग आ रहे हैं, वो बॉटम लाइन सिक्योर है। रूलिंग इनकम्बेंट में भी वो चीज डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि आप एक आध जगह थोड़े से कॉम्प्लेसेंट हो भी जाए तो आ रहा है। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार बहुत ज्यादा वो अरिथमेटिक होगा। स्टेट सेंट्रिक अरिथमेटिक चेंज हो रहा है। महाराष्ट्र जो स्ट्रॉन्ग बैशन निकल के आया, इस बार नहीं हो रहा है, लेकिन लोग पॉजिटिव पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो यूपी है जिसमें नहीं, देखिए इलेक्शन टाइम में क्या होता है ना सज्जन, इलेक्शन टाइम में हमारा अगर पैसा लगा ना, तो मैं ज़्यादा तो डाउनसाइड वाला देख के चलूँगा ना। रिस्क मैनेज करना ज़्यादा जरूरी है रादर के रिवार्ड के, क्योंकि रिस्क मैनेज हो गया तो रिवार्ड अपने आप बनेगा। तो इसलिए लोग रिस्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं मार्केट में। लेकिन अब थोड़ा इसको एक मिनट रोकते हैं यहाँ पे। अब मैं दोबारा से अपने मार्केट वाले पार्टिसिपेंट के पास जाता हूँ। मनीष जी, एक बात जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही, उसका जवाब मैं आप तीनों लोगों से समझना चाहता हूँ। क्या मार्केट में अभय जी ये बहुत बड़ा एक डर बन गया है कि साहब पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं, है ना जी, और उसकी वजह से भी अब एफआईआई भी बेच रहा है दबा के? क्या ये भी हो सकता है कि चीन बड़ा सस्ता है तो वहाँ चले जाओ, हेज फंड वहाँ भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, रेट नहीं कट रहा है तो एक अजीब सा कंफ्यूजन भी हो गया, अर्निंग सीजन भी बहुत अच्छा नहीं गया है, ये सब भी फैक्टर वर्क कर रहे हैं? सबसे बड़ा जो आपने पहली बात